प्रिय विद्यार्थी, इतिहास की इस क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली पर सुल्तान के रूप में पद स्थापित हुआ। इसका मूल नाम उगलुक खां था और इसका समय 1325 से 1351 ईसा मध्य रहा। राजा मुंगरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक, जिसका नाम जोना खां या जूना खां था, को दुनिया में खान भी कहा गया। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक या व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उसे एक स्वप्नशील या पागल सुल्तान के रूप में भी पहचाना जाता है। सिंहासन बैठने के बाद तुगलक ने अमीर एवं सरदारों को भिन्न भिन्न उपाधियों एवं पदों से सम्मानित किया। उसने तातर खां को बहराम खां की उपाधि, मलिक कबूल को इमाम उल मुल्क की उपाधि एवं वजीरे मुमालिक की पद दिया। कालांतर में उसने खाने जहां की उपाधि के साथ गुजरात का हाकिम भी बनाया गया। मलिक अरियाज को ख्वाजा जहान की उपाधि के साथ उसने सहनाए इमारत का पद भी सौंपा। मौलाना गयासुद्दीन को उसने कुतलुक खां की उपाधि के साथ वकील दर की पदवी भी दी। अपने चचेरे भाई फिरोज शाह को तुगलक ने नवाब बरार बख का पद प्रदान किया। इस तरह उसने अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को भिन्न भिन्न पद और उपाधियों से सम्मानित किया। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी एवं अनुभवी सेनापति था। वह अरबी भाषा, फारसी भाषा का विद्वान था। खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र आदि विषयों का भी वो पारंगत था। अलाउद्दीन खिलजी की भांति उसने अपने शासन काल के प्रारंभ में ही खलीफा एवं उलेमाओं से अपने आप को अलग किया और यही कारण था कि अपने पद की स्वीकृति उसने खलीफा से प्राप्त नहीं की। वो एक न्याय विभाग और उलेमा वर्ग को एकाधिकार को भी समाप्त करना चाहता था। काजी के जिस फैसले से वो संतुष्ट नहीं होता था, स्वयं उसको बदल भी देता था। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने ही बिना भेदभाव और योग्यताओं के आधार पर पदों का आवंटन किया या पदों पर व्यक्तियों को पद स्थापित किया। नस्ल वर्ग भेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर पदाधिकारियों को उसके द्वारा नियुक्ति की गई। वस्तुतः यह उस शासक का दुर्भाग्य था कि उसकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो सकी, जिसके कारण इतिहासकारों के द्वारा उसकी आलोचना की गई या उसे आलोचना का पात्र बनना पड़ा। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत के कुल 13 प्रांतों में दिल्ली सल्तनत को विभक्त किया, जिसमें से मुख्यतः दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरमती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, मालवा, जांजनगर, द्वार समुद्र प्रमुख थे। कश्मीर एवं बलूचिस्तान भी दिल्ली सल्तनत का भाग थे। दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी क्रूर नीतियों के परिणाम स्वरूप राज्य में शीघ्र ही विद्रोही की स्थिति भी बन गई, जिसके फलस्वरूप दक्षिण में नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होना प्रारंभ हो गया। मोहम्मद तुगलक ने कुछ नवीन योजनाओं का निर्माण कर उन्हें संचालित करने का प्रयास किया, जिसमें उसकी द्वार क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन और कराची
विजय अभियान और कराची का या कुमायूं की पहाड़ियों का अभियान सम्मिलित है। अब हम बात करते हैं उसकी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। यह उसकी एक महत्वपूर्ण या महती योजना थी। मोहम्मद तुगलक ने दोआब क्षेत्र के उपजाऊपन को देखकर उसमें अत्यधिक कर वृद्धि कर दी और यह संभवतः 50% की लगभग थी। दुर्भाग्यवश इसी वर्ष दोआब क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ गया। पैदावार अत्यधिक प्रभावित हुई। तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती के साथ इस क्षेत्र से लगान इकट्ठा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी ये योजना असफल हो गई। जनमानस में या इस क्षेत्र में विद्रोही की स्थितियां उत्पन्न हो गई। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नाम का एक नवीन विभाग की भी स्थापना की। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कई कारणों से उसकी ये नीति या भूमि उन्नति संबंधी योजना भी 3 वर्ष पश्चात ही समाप्त हो गई या विफल हो गई। दूसरी उसकी महत्वपूर्ण योजना थी राजधानी परिवर्तन, जो एक मंगोल आक्रमण के भय से बचने के लिए उसके द्वारा संपादित की गई थी। दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी में कुवत इस्लाम का नाम या उसको इस नाम से भी जाना गया। सुल्तान ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। सुल्तान की इस योजना की भी चारों तरफ कटु आलोचना हुई। राजधानी परिवर्तन के कारणों पर इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है ये राजधानी परिवर्तन मंगोल आक्रमण के परिणाम स्वरूप संपादित की गई थी। राजनीति परिवर्तन के समय वो संपूर्ण कार्यालय सही के साथ साथ जनमानस को लेकर भी दौलताबाद चला गया। विपरीत अवस्थितियों में उसने अपने इस निर्णय को पुनः ले लिया और वापस राजधानी लौट आया, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी यह महती योजना भी असफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा के रूप में पीतल या तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। ये योजना उसने विदेशी या पड़ोसी राज्यों से प्रेरित होकर संपादित की थी। फरिश्ता के अनुसार पीतल और बर्नी के अनुसार तांबे या धातु के सिक्के उसके द्वारा चलाए गए, जिनका मूल्य उसने चांदी के टके के बराबर रखा। सिक्के बनाने के लिए या सिक्के ढालने के लिए राज्य का नियंत्रण कठोर नहीं था। परिणाम स्वरूप प्रत्येक घर में टकसाल स्थापित हो गई। नकली सिक्के जारी होने लग गए। विवश होकर या व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप उसने इस योजना पर प्रतिबंध लगा दिया। इस योजना को बंद कर दिया और जारी की गई सांकेतिक मुद्रा को उसने चांदी की मुद्राओं से परिवर्तित कर दिया। इस तरह राजकोष पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में अनेक अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के कारण अनेकों विद्रोही की स्थितियां उत्पन्न हो गई। अगली उसकी स्थिति थी खुरासान एवं कराचिल अभियान। चौथी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने खुरासान एवं कराचिल विजय अभियान संपादित करने का कार्य संपादित किया। खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद ने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बनाई गई, जिसे अग्रिम 1 वर्ष तक वेतन दिया गया। परंतु राजधानी परिवर्तनों के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुल्तान की ये योजना भी असफल हो गई और आर्थिक हानि सुल्तान को उठानी पड़ी। कराचिल अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा।
उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल मात्र 10 अधिकारी बचकर वापस आ सके। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की ये दोनों योजनाएं भी असफल हो गई। संभवतः ये योजनाएं मंगोल आक्रमणकारियों के साथ समझौते या आर्थिक समझौते के परिणाम स्वरूप असफल रही, जिसका इतिहासकारों ने कटु आलोचना या इतिहासकारों के द्वारा इसकी कटु आलोचना भी की गई थी। उसके शासनकाल के महत्वपूर्ण विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए, जिसमें से 27 विद्रोह केवल मात्र दक्षिण भारत के थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में महत्वपूर्ण विद्रोह में प्रथम विद्रोह 1327 का तुगलक के चचेरे भाई सुल्तान गुरसप ने किया, जो गुलबर्ग के निकट सागर का सूबेदार था। इस तरह उसके निकटतम व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय में विद्रोही की स्थितियां या विद्रोह किए गए और उन विद्रोहियों का उसके द्वारा दमन करने का प्रयास किया गया, लेकिन इन विद्रोहों पर वो नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया और इस तरह इन विद्रोही की स्थितियों ने भी उसकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया या राजनीतिक स्थिति बिगाड़ दी। दक्षिण में इसी समय 1336 में हर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर हिंदू राज्य की भी स्थापना की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने 1333 में मोहम्मद ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहाल में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया। मोहम्मद तुगलक की धार्मिक रूप से वो सहिष्णु था। जैन विद्वान एवं संत जिन प्रभु सूरी उसके दरबार में सम्मानजनक स्थान पाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने हिंदू त्योहार दिवाली और होली के उत्सवों में भाग लिया। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवाने मुस्तखराज के नाम या पद के रूप में उसे नियुक्ति प्रदान की गई। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचलने या विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए गया हुआ था, जो विद्रोह तार्किका के द्वारा संपादित किया जा रहा था और वो सिंह और थट्टा की ओर बढ़ रहा था। गोडाल पहुंचकर वो गंभीर रूप से इस समय बीमार पड़ गया। सुल्तान 20 मार्च 1351 को उस बीमारी के परिणाम स्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके मरने पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति प्राप्त हो गई। इस तरह उसके द्वारा संपादित योजनाएं असफल रही, जिसका इतिहासकारों ने आलोचनात्मक वर्णन किया। ईश्वरी प्रसाद ने उसके बारे में कहा कि मध्य युग में राजमुकुट धारण करने वालों में मोहम्मद तुगलक निसंदेह योग्य व्यक्ति था। मुस्लिम शासन की स्थापना के पश्चात दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वो सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्लाही सल्तनत अर्थात ईश्वर की छाया नामक सार्थक शब्दों का भी उत्कर्ष या वाक्यों को अंकित कराया। मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि और एक संगीत प्रेमी भी था। इस तरह अपनी योजनाओं की असफलताओं के कारण वो एक आलोचना का पात्र बना रहा और उसे पागल बादशाह की संज्ञा भी दी गई। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।